हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जुरिस्प्रूडेंस का नेक्स्ट स्कूल दैट इज हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। अगर आपने लास्ट अभी एनालिटिकल स्कूल और नहीं देखा वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है क्या? तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि हम यहाँ पर सोसाइटी को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें लॉ किसके लिए लाना है? सोसाइटी के लिए लेकर आना है। तो हमें सोसाइटी की नीड्स को भी तो ध्यान रखना होगा। इसलिए ये कहता है कि जो लॉ है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? टू सोसाइटी। क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? हम सोसाइटी से डील कर रहे हैं, इसलिए हमें सोसाइटी को तो देख के चलना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में आज हमें दिख रहा है इस चीज की नीड्स है, ये नॉर्म्स हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग क्या लेकर आना होगा? लॉ लेकर आना होगा। क्योंकि जैसे जैसे नीड्स चेंज होंगी वैसे वैसे टाइम टू टाइम हमारे लॉ भी चेंज होंगे। क्योंकि जो सोसाइटी है वो कस्टम्स के ऊपर बेस्ड है, लोगों के पास्ट के ऊपर बेस्ड है। तो सब मिलकर ही हम क्या बनाएंगे? लॉ बनाएंगे। जैसे हमने एनालिटिकल स्कूल में क्या पढ़ा था? व्हाट लॉ इज। बाकी उसका कोई लेना देना नहीं था, व्हाट लॉ इज नॉट या व्हाट लॉ ऑट टू बी। नहीं, यहाँ पर वो क्योंकि वो डील नहीं कर रहा था कि कुछ भी, एनालिटिकल स्कूल डील नहीं कर रहा था कि कोई भी उसका डिवाइन से या कस्टम से कुछ भी लिंक है। इसीलिए हम हिस्टोरिकल स्कूल आया, उसने कहा कि हमारे जो लॉज हैं वो हमारे कस्टम से लिंक है, क्योंकि कस्टम्स ही आते हैं सोसाइटी के अंदर, और जब सोसाइटी में कस्टम्स आते हैं तो हम उसी बेसिस पे क्या है? लॉ लेकर आते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल स्कूल यहाँ पे जो डील करता है वो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ से डील करता है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ कि लॉ क्या है, कैसे आया, उसकी ओरिजिनलिटी पे देखते हैं कि वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो हिस्टोरिकल स्कूल का मानना है कि जो कस्टम्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ जो है हमारे कस्टम से ही आया है और इसी से हमारी जो सोसाइटी है वो पीरियड ऑफ टाइम पे डेवलप्ड हुई है। और यही कस्टम्स आगे सोसाइटी से क्या है, जैसे वो बोलते हैं ना, थ्रेड टू थ्रेड पास होते जाते हैं। क्योंकि जो कस्टम्स, जैसे हम अब नॉर्मल से बात है, दिवाली पे दिए जला रहे हैं, तो वो जो चलता आ रहा है आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। यही हिस्टोरिकल स्कूल का मानना है। जैसे कि इन्होंने लॉजिक लगाया, देखो आज के अगर हम इसे लिंक करके चले हिस्टोरिकल स्कूल को अपने प्रेजेंट टाइम से, तो देखो जैसे पहले क्या हुआ होगा, लोग एक जगह रहते होंगे, कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई सेटलमेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि अब हम सेटल होना शुरू करें, एक जगह हम सेटल होते हैं, एक बाउंड्री में आते हैं। ठीक है, फिर आया होगा कि हम यहाँ सेटल तो हो गए, पर अब हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो उस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि हम ही अपने में से एक पर्सन को चूज करते जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, और फिर जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम उसको, उस पर्सन को दे देंगे। ठीक है, तो आज इसीलिए क्या करा होगा, जो वो अपने शेयर में से उस पर्सन को दे रहे हैं और अपने राइट्स उसको दे रहे हैं कि आप हमें प्रोटेक्ट करोगे। जैसे आज अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पे करते हैं, हम रोड्स पे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं और वो उस बिहाफ पे हमारे लिए रोड्स बना रही है। तो यही हिस्टोरिकल स्कूल का मानना था कि हमारी जो लॉज है वो हमारी क्या है? सोसाइटी से ही आए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेजर प्रोपोनेंट्स की, कि इस स्कूल के अंदर कौन कौन प्रोपोनेंट्स है। इस स्कूल में अगर हम बात करें, इस स्कूल में हमारे जो 9 मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, कौन कौन है? मॉन्टेस्क्यू है, गुस्ताव ह्यूगो है, हर्डर है, एडमंड बर्के है, सेवेग्नी है, पुचता है, गिरके है, हेनरी मैन है, फ्रीडमैन है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू पढ़ेंगे हम, सेवेग्नी पढ़ेंगे, पुश्ता पढ़ेंगे और हेनरी मैन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ये ऑथर्स मैंने आपको इसलिए बताया, जूरिस्ट इसलिए बताया, क्योंकि कितनी बार प्री में आपसे एमसीक्यू में यही पूछ लेते हैं कि ये जो ऑथर है ये कौन से स्कूल से, ये जो जूरिस्ट है ये कौन से स्कूल से लिंक है। तो ये जो हमारे 9 जूरिस्ट हैं, ये जो मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, ये कौन से हैं? ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से लिंक है। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट जूरिस्ट हैं हमारे किसके? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने
मतलब एक तरीके से जो नींव रखी है हिस्टोरिकल स्कूल की वो मोंटेस्क्यू ने ही रखी है। मोंटेस्क्यू का ही कहना है कि हमारे यहाँ पर जो लॉज हैं, मतलब जो लॉज हैं वो सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स को ध्यान रख के ही बनाने चाहिए। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे लॉज आने चाहिए। इसलिए इनका ये भी कहना था कि जो लॉज हैं वो क्रिएशन है लोकल सिचुएशन को देख के, अकॉर्डिंग देख के कि ऐसा एक्सीडेंट है, ये इम्पोजर है, तभी लॉ उसके अकॉर्डिंग लाया जाना चाहिए। जैसे सोसाइटी, मतलब लॉ तभी बनाया जाता है जब उसकी नीड होती है, ये मोंटेस्क्यू का कहना था। फिर इनकी जो एक फेमस बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। यहीं से प्री का एक क्वेश्चन निकल कर आ जाता है कि कौन सी बुक में कौन सी ये जो बुक है ये किस जूरिस्ट की है। तो जो स्पिरिट ऑफ लॉज है ये मोंटेस्क्यू की है, और इसी बुक में उन्होंने यही बताया था कि जैसे जैसे सोसाइटी की नीड चेंज हो रही हैं वैसे वैसे हमें लॉज लेकर आने चाहिए। और इनकी एक थ्योरी भी है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इन तीनों को हमें सेपरेट रखना चाहिए। देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मोंटेस्क्यू क्लियर हुआ। मोंटेस्क्यू कौन है? ये हमारे फर्स्ट जूरिस्ट हैं, किसके? हिस्टोरिकल स्कूल के। इनकी जो एक फेमस बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसको स्पेनिश में डी स्पिरिट डेस लॉइस भी बोला जाता है, जो क्वाइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनकी जो थ्योरी थी वो थी सेपरेशन ऑफ पावर। तो इनका कहना यही था कि जो सोसाइटी है, लॉ है, ये आपस में रिलेट करते हैं और लॉज को ऐसे आना चाहिए कि वो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आंसर कर सकें, उनके नेशनल कैरेक्टर को देख के आना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑथर पर, जो कि कौन है? सेविग्नी। सेविग्नी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सेविग्नी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें इनका पूरा नाम पता होना चाहिए, जो कि है फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी। इनका कंप्लीट नेम क्या है? फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी। सेविग्नी का कहना क्या था? सेविग्नी भी हिस्टोरिकल स्कूल से है। तो इनका कहना था कि हमें क्या करना चाहिए, लॉ को एनालाइज करना चाहिए, मीन्स हिस्ट्री में जाना चाहिए, उसके ओरिजिन को देखना चाहिए कि ये लॉ ऐसे आया था, एंड देन उसका मोड हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, वैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। मीन्स ये एक तरीके से इवोल्यूशनरी थ्योरी पे बिलीव करते थे कि कैसे किसी भी लॉ का इवोल्यूशन हुआ है। इसीलिए इनकी जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी, इसीलिए इनको बोला जाता है डार्विनियन बिफोर डार्विन। ये बोला है डॉक्टर एलन ने। यहीं से प्री का 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि हु सेड सेविग्नी एज डार्विनियन बिफोर डार्विन? तो किसने कहा है? डॉक्टर एलन ने कहा है। क्योंकि जो डार्विन की थ्योरी आई थी, डार्विन की थ्योरी अगर आपने साइंस में पढ़ी होगी तो डार्विन की थ्योरी क्या थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वो अपने आप सरवाइव कर लेगा, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो इनकी थ्योरी जो है डार्विन से भी पहले थी, इसलिए इन्हें बोला जाता है डार्विनियन बिफोर डार्विन, डॉक्टर एलन ने बोला था। अब हम बात करते हैं कि इनकी अब लॉ के रिगार्डिंग थ्योरी थी क्या। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा कि मेन जो कंसर्न था एक्सपाउंडिंग ऑफ थीसिस, कि इनकी थीसिस क्यों आई थी, क्या था। इसमें हम थोड़ा सा ट्रेस बैक करते हैं, 1800 में जाते हैं। 1800 में क्या था? 1800 में जो जर्मनी था वो 41 किंगडम्स में डिवाइड था। तो जैसे ही एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाते थे तो वहाँ की जो मेजरमेंट यूनिट है वो चेंज हो जाती थी। अब यहाँ से हम मेजर इस यूनिट पे करके जाते थे, आगे वो फिर यूनिट का चेंज हो जाती थी। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम पे कोडिफिकेशन आया कि हम क्या करते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ जर्मनी करते हैं, क्योंकि उस टाइम कौन था? नेपोलिक वॉर चल रहा था। नेपोलिक वॉर चल रहा था। तो अब आया कि हम क्या करते हैं, कोडिफिकेशन करते हैं, कि कोडिफिकेशन करने से लोगों में एक फीलिंग आएगी। पर क्या हुआ, जैसे हम यहाँ कोडिफिकेशन चल रहा था तो आया कि चलो यहाँ भी हम कोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। तो यहाँ पे कोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कौन, उस टाइम पे एक थे प्रोफेसर थे थीबोट, जो कि एक लॉ लेकर आए थे मेड इन जर्मनी। मेड इन जर्मनी का लॉ लेकर आए थे और उन्होंने एक पैम्पलेट बनाया जो पूरे जर्मनी में इस पैम्पलेट को फैलाया कि जर्मनी में भी हम एक नेशनल कोड लेकर आएंगे। फिर जब ये फैलाया तो सेविग्नी ने बहुत क्रिटिसाइज करा उनका आइडिया को, और जो उन्होंने इस आइडिया को क्रिटिसाइज करा, उनके किसके, प्रोफेसर थीबोट के आइडिया को क्रिटिसाइज करा, उसके लिए इन्होंने एक वॉर्म बिरफ एक एसे लिखा था जिसमें उन्होंने सारा क्रिटिसिज्म लिखा था। क्या था ये? वॉर्म बिरफ।
यही पूछ लेते हैं कि ये वार्म बर्फ क्या है। ये एक ऐसे है जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था प्रोफेसर थीबूट ने, जो ये सर्कुलेट करा था पूरे जर्मनी में कि ये हम लॉज अब कंप्लीट लॉज लेकर आएंगे जो पूरे जर्मनी में रहेंगे। तो उसमें उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म करा था इस कोडिफिकेशन के रिगार्डिंग में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि इनकी थ्योरी यहाँ से डेवलप हुई, तब इनके मन में आया कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है। ठीक है, फिर सेकंड क्या चीजें लेकर आए, सेकंड ये लेकर आए वॉल्कजस थ्योरी, जैसे फॉल बोलते हैं। वॉल्कजस थ्योरी क्या है? वॉल्क का मतलब क्या होता है? पीपल, और जिस्ट का मतलब क्या होता है? विल। तो वॉल्कजस थ्योरी कहती है विल ऑफ द पीपल की बात करता है कि जनरल विल क्या है। तो ये कहते हैं जो लॉ है वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? वो सोसाइटी से रिलेट करता है। लॉ का कैसा है? एक नेशनल कैरेक्टर है। जैसे देखो, अगर मुझे इंडिया के लिए कोई स्पेसिफिक लॉज लेकर आना होगा तो मुझे क्या है, अगर इंडिया के लिए कोई लॉ लाना होगा तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है। मैं ऐसे नहीं कर सकती चाइना का कोई लॉ उठा लूँ या यूएस का कोई लॉ उठा लूँ और वो यहाँ एप्लीकेबल कर दूँ, नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग सोसाइटी अलग है, यहाँ की सोसाइटी अलग है। तो इनका कहना यही था कि जो लॉ है वो सोसाइटी से लिंक है। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी भी कंट्री का लॉ उठा के आप किसी भी कंट्री में एप्लीकेबल कर दो, नहीं, क्योंकि डिफरेंट है। इसलिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन्होंने डेफिनेशन मतलब टर्म दी थी। कितनी बार यही जो है आपसे पूछ ली जाती है कि किसने ये कोट करा है कि लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन विद द स्ट्रेंथन ऑफ द पीपल एंड फाइनली डाइज एज नेशन लूजेज इट्स नेशनैलिटी। कि जो लॉ है वो सोसाइटी के साथ ग्रो करता है, स्ट्रेंथन होता है लोगों के साथ, और जैसे ही अगर कोई नेशन खत्म हो जाता है तो वो लॉ भी खत्म हो जाता है। देखो, तो यहाँ पे इनका कहना ये था कि जो लॉ है वो कस्टम से होता है, लॉ की नेशनैलिटी खत्म हो जाएगी और लॉ क्या है, मर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा अगर कोई नेशन नहीं रहता। या नेशनैलिटी को हम ये नहीं लेके चलो जैसे हमारी नेशनैलिटी होती है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नहीं। इनका कहना ये था कि जब लोग अपने आप को एक कल्चर में, एक जोग्राफिकल एरिया में मान के चलेंगे तो वो अपने आप को एक, कहते हैं ना, वी फीलिंग वाली आती है। जैसे अगर मैं इंडिया और अमेरिका की बात करूँ, अब इंडिया के लोगों का खाना डिफरेंट है, अमेरिका के लोगों का खाना डिफरेंट है। इंडिया में, अब अमेरिका में टोटली विंटर्स रहती हैं, इंडिया में सीजन चेंज होते हैं। अब इंडिया में लोग ये कस्टम्स फॉलो करते हैं। तो सबकी कंट्रीज का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो सबके अपने अपनी नेशनैलिटी है। तो जब सबकी अपनी अपनी नेशनैलिटी है तो लोगों के अंदर क्या है, एक वी फीलिंग है, ये सेवेग्नी का कहना था। तो अगर हम एक क्विक रिविजन करके चलें, इनकी थ्योरी का कहना था क्या, इनकी थ्योरी का कहना क्या था, ये कह रहे थे कि जो लॉ है वो किससे आता है, लॉ डेवलप्स विथ सोशल कस्टम्स। लॉ किससे आ रहा है, कस्टम से ही आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इनका ये कहना था। सेकंड पॉइंट ये कह रहे थे जैसे कि लैंग्वेज टाइम टू टाइम डेवलप होती है, कैसे, जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है ऐसी ही क्या है, हमारे लॉज भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमने जो भी पढ़ा था कि जो लॉ है वो ग्रो होता है सोसाइटी के साथ और स्ट्रेंथन हो जाता है विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, और फाइनली वो अपनी नेशनैलिटी खो देता है जैसे ही मीन्स नेशन अपनी खो देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है हर एक पर्सन की डिफरेंट वॉल्कजस्ट है, वॉल्कजस्ट मतलब डिफरेंट विल है और डिफरेंट नेशनल फीलिंग है, तो इसीलिए हम एक कंट्री के लॉज दूसरी कंट्री पे एज इट इज एप्लीकेबल नहीं कर सकते, सबका जोग्राफिकल एरिया क्या है, डिफरेंट है। ये सेवेग्नी की थ्योरी थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता किसी की थ्योरी आए और उसमें क्रिटिसिज्म ना आए, तो इनकी थ्योरी का भी बहुत क्रिटिसिज्म किया था। क्या क्रिटिसिज्म था, ये मतलब ये बोला गया कि बहुत पेसिमिस्टिक थे क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स को नहीं लेके चले, मींस ये कोडिफिकेशन के बहुत अगेंस्ट आ रहे थे कि कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। और मैं आज प्रेजेंट टाइम से डील करूँ तो कोडिफिकेशन तो है ही ज़रूरी, बिना कोडिफिकेशन के तो लॉज बन ही नहीं सकते। ठीक है, इन्होंने कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया अपनी थ्योरी का, जैसे इन्होंने कहा जो कस्टम्स हैं वो फॉलो होते रहेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं क्या सारे कस्टम्स एप्रोप्रिएट होते हैं, नहीं। जैसे हमारी सती प्रथा थी, अनटचेबिलिटी थी, क्या इन्हें एज इट इज फॉलो करते रहना चाहिए था, क्योंकि ये तो सोसाइटी में फॉलो हो रहे थे।
नहीं। तो यही इनकी थ्योरी का क्या था, क्रिटिसिज्म था कि सती प्रथा नहीं हो, सती अनटचेबिलिटी, ये भी सोसाइटी के अंदर बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, पर ये भी बहुत चीज क्या थी, गलत थी। फिर कुछ लॉज ऐसे भी आते हैं जो ये कस्टम्स चलते हैं उनको ब्रेक करने के लिए आते हैं। जैसे अब सती और अनटचेबिलिटी थी तो अनटचेबिलिटी एक्ट आया, या एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम आया, एबोलिशन ऑफ सती वाला एक्ट आया। तो ये नहीं हम कह सकते कि जो लॉज आते हैं वो नए ही आते हैं, वो पुराने कस्टम्स को ब्रेक करने के लिए भी आते हैं। ये है किसका, सेविग्नी का क्रिटिसिज्म। ठीक है, फिर अब जो इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, पुश्ता के बारे में। पुश्ता क्या कहते हैं, पुश्ता को हम सेविग्नी के साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डिसिपल थे सेविग्नी के, इन्होंने भी सेविग्नी की ही थ्योरी को आगे बढ़ाया था। इनका कहना क्या था, इनका कहना था हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जनरल विल और इंडिविजुअल विल को देखना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी जनरल विल, मतलब बहुत सारे लोग, और यहां पर हो गई एक हमारी इंडिविजुअल विल। तो उनका कहना ये था कि जब जनरल विल और इंडिविजुअल विल में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मींस बहुत सारे लोग और एक पर्सन के विल में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तब स्टेट इंटरफेयर करेगी और स्टेट डीलिमिट करेगी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उनका कहना यह था कि ना सोसाइटी लॉ बनाएगी ना स्टेट बनाएगी, पर जब जनरल विल और इंडिविजुअल विल में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तब क्या है, स्टेट इंटरफेयर करेगी और वो बेस्ट इंटरेस्ट चूज करेगी। इसलिए इनका कहना था कि जो लॉ है वो कैसे आता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, जनरल और इंडिविजुअल विल के बीच में, और उस बेसिस पे हमारी जो स्टेट है वो फॉर्म होती है, जो कि डीलिमिट करती है किसके स्फेयर को, जनरल इंडिविजुअल के, एंड फिर वो ऐसा सिस्टम बनाती है जो कि क्या होता है, वर्केबल होता है। तो इस वीडियो में हमने हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा, सेविग्नी पढ़ा एंड पुश्ता पढ़ा। ओके, थैंक यू। कितनी देर हो गई?